नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। मैं ऋषिकेश स्वामी। हमारी टीम फ़िलहाल मौजूद है सोनीपत ज़िले के गोहाना शहर के अंदर। और फ़िलहाल मैं बता दूं, गोहाना के न्यायिक परिसर में मैं खड़ा हूं। मेरे अगर मैं बात करूं अपने राइट हैंड की, दाहिने हाथ को जो आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, न्यायिक परिसर गोहाना है। और यहाँ पर न्यायिक परिसर के गेट के बिल्कुल साथ में आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हरियाणा के दिव्यांग बैठे हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, वो बैठे हैं धरने पे। पीछे आप इनके बैनर देख सकते हैं। बैनर पे आप इसमें देख सकते हैं भारतीय दिव्यांग आसक्त कल्याण समिति का जो अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे चला हुआ है। इनका जो धरना था ये मैं आपको बता दूँ 26/8/2020 से शुरू हुआ था और उससे ये जो धरना जो है कंटिन्यू चला हुआ है। आज धरने को लगभग 87-88 दिन हो गए हैं, कंटिन्यू इनका धरना चला हुआ है। और अभी मुझे पता चला था कि यहाँ पर अभी ये अनिश्चितकालीन धरना इनका चला हुआ दिन रात का है। और हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हमें जानकारी मिली थी, हम यहाँ पे बात करते हैं धरने को लेकर। यहाँ पे जो धरने पर बैठे हैं, यहाँ पर इनसे हम बात करेंगे और बाकी जानकारी इनके मुंह से ही सुनेंगे। इनकी क्या मांग है, सरकार से इनको क्या अभी तक आश्वासन मिला है, नहीं मिला है, कहाँ तक इन्होंने अपनी बात रखी, इनसे हम बात करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? गुलाब सिंह डाक्का जी। गुलाब सिंह डाक्का, आप का जो है, जो आपने कम समिति बना रखी है, इसमें आपका क्या पद है? मेरा प्रधान था जी। आप हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष जी। तो ये जो धरना आपने शुरू किया है, हमारी संस्था का काम हम ऑल इंडिया बेस का है, मतलब संस्था जो हमें बनाई है, हम इस ऑल इंडिया बेस पर काम कर रहे हैं। और इस आवाज़ जो उठा रही है भी ऑल इंडिया बेस पर ही हमारी सभी पूरे भारत में। जी, पूरे भारत की आवाज़ है। तो आपने जो ये 26 तारीख को धरना यहाँ पे रखा था जी, आज 88 दिन हो गए, तो अभी तक यहाँ पर कोई सरकार से नुमाइंदा, जैसे कोई विधायक या MP या किसी की तरफ से आपके पास यहाँ पर धरने पर कोई पहुँचा है? आज हमें 88 दिन हो गए हैं जी। और पहले हमें दिन का धरना दिया और अब 15 दिन से हम मतलब दिन रात का धरना शुरू करे हुए हैं। और हमारे पास ना तो कोई नेताजी पहुँचे हैं, ना कोई अधिकारी पहुँचा, जिसमें उपचुनाव बड़ौदा भी बीच में आ लिया। उस दौरान मतलब यहाँ पूरी सरकार यहीं घूमती रही, पूरे अधिकारी यहीं घूमते रहे, दूसरी पार्टियाँ भी यहाँ घूमते रहे, लेकिन हमारी सूद लेने के लिए कोई नहीं पहुँचा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि समाज में अगर कोई सबसे कमज़ोर वर्ग है तो दिव्यांग से शायद कोई कमज़ोर वर्ग नहीं होगा। जाति वर्ग और विशेष वर्ग तो सब साधन संपन्न हैं, उनकी तो सरकार सूद ले लेती है। एक दिन रोड पर उतर कर जाम लगा दो, शरारत कर दो, उनकी सरकार सारी सूद सुन लेती है। लेकिन हमें मतलब 88 दिन होने के बाद में भी एक शर्म की बात है सरकार के लिए। भारत सरकार भी इसमें और हरियाणा सरकार सभी दोषी हैं, जिन्होंने आज तक हमारी कोई सूद नहीं ली। जिसमें सरकार बार बार ढंढोरे पीटती है, बहुत बड़े बड़े के विकलांगों को ये दे दिया, विकलांगों को ये दे दिया, बल्कि समाज में हमें शर्मिंदा होना पड़ता है इस बात के लिए। कोई बात जब उठती है, चाहे रोजगार की है, चाहे नौकरी की है, चाहे वो बस पास की है, चाहे कुछ आम आदमी का दे, सरकार ने थारे को तो बहुत कुछ दे रखा है। लेकिन जब हम उनको बताने लगे हमारे सरकार ने कुछ नहीं दे रखा, ढंढोरा पीट रखा कागजों में, हमें कुछ नहीं मिलता। जैसे मिलने की बात है, हमारा एक एक्ट बना था 1995 में, जिस एक्ट को मतलब किसी भी सरकारें आई और गई, किसी ने मतलब उस सरकार ने एक्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 2016 में उस एक्ट को मतलब छेड़ा गया। उस दौरान भी क्या हुआ था, हम 36 दिन तक धरना दिया था हमने चंडीगढ़ में, और उसके बाद में सरकार ने मतलब आश्वासन देकर हमारे को भेज दिया गया था, लेकिन उस पर कार्रवाई कोई खास हमें चालू दिखाई नहीं दी। तो 2017 में फिर हमने करनाल कोर्ट के सामने 20 दिन का धरना दिया था, जिसमें 19 दिन में सरकार की आंखें खुली थी और जागे थे। और हमारी सूद लेने के लिए OSD साहब आए थे CM साहब के, वो हमें बुला के गए थे कि CM साहब ने आपको बुलाया है। तो हम चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ चले जाने के बाद में CM साहब ने 3 आदमी हमारे को दिए। एक तो सीनियर IAS अफसर थे SK शर्मा, और एक समाज कल्याण अधिकारी, और एक जो OSD थे CM साहब के,
उन 3 आदमियों को दिया कि 3 IAS अफसर आपको दे दिए, आपकी कमेटी नियुक्त कर दी है, आप अपनी बात इनके सामने रखो, ये आपकी बात को बारीकी से सुनेंगे और आप आपस में डिस्कस करो, इस बात तर्क वितर्क करो, जो आपकी जायज़ बातें होंगी वो सारी बातें मतलब ये मेरे को लिख कर दे देंगे और मैं साइन कर दूंगा, आपकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। तो ये प्रोसीजर चलता रहा। हमारे को वहाँ से ट्रॉफी दे करके भेज दिया गया। तो 2017 भी चला गया, 2018 आ जाता है। बीच में हम जैसे भी गए, हाँ समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी जी हुआ करते, उनसे भी मिले, हाँ CM साहब से भी मिले, हाँ और जो डायरेक्टर हैं कमिश्नर कम जुडिशियल जो मतलब समाज कल्याण के, उनसे भी मिले, हाँ तो वहाँ भी हमें ट्रॉफी मिली। सरकार खुद अपने मुंह से कह रही है कि आपका जो हमारा रोडवेज में जैसे बस पास का मैटर है, 100% विकलांग को सरकार बस पास में सुविधा दे रही है, जो उसके साथ एक हेल्पर भी हो, लेकिन उससे कम अगर 99% भी अगर डॉक्टर ने लिख दिया ना किसी भी तरीके से, तो उसको कोई सुविधा नहीं है मतलब बस की। रेल में जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है 40% पे विकलांग को सुविधा विद हेल्पर, और इसमें रोडवेज में हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। जबकि जो साथ में लगती स्टेट ने, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा, चाहे राजस्थान है, मतलब हरियाणा को छोड़ गया दिल्ली तो एक ऐसी स्टेट है जो केंद्र प्रशासित राज्य था भी और उपराज्य का दर्जा दे दिया। वो एक ऐसी है जहाँ 40% विकलांगता है, विकलांगों को मिलने वाली समाज के या सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं, मिलती हैं। यहाँ पर 100% को ही मिली, यहाँ ओनली 100% को सुविधा है। वैसे मैं जो आपने अभी एक बात बताई थी टॉफ़ी वाली, तो 2016 में आपको टॉफ़ी दी थी, वो टॉफ़ी अब जाके वो मुंह में ख़त्म होगी। हाँ, तो ऐसा कदम उठाना पड़ा आपने। वैसे एक बात और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बड़े दुख की बात है, अभी आप सब ने देखा था बड़ौदा के अंदर उपचुनाव हुआ था, सरकार विपक्ष और दूसरे जितने भी नेता थे जो सरकार और विपक्ष में नहीं है, उसके अलावा जितने भी नेता थे सभी के सभी 1 महीना बड़ौदा के अंदर रहे हैं, चाहे सरकार की बात करें, विपक्ष की बात करें, दूसरी पार्टियों की बात करें। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ है कि उस दौरान क्या किसी भी नेता के पास, क्या किसी भी उम्मीदवार के पास या किसी सरकार के नुमाइंदे के पास 5 मिनट का टाइम नहीं था जो यहाँ आकर इनकी सूद ले सके। मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ इस बात का। और मैं जितने भी हमारे अधिकारी हैं, मेरी भी उनसे अनुरोध है कि कृपया इनके पास आएँ, इनकी बात सुने, जो जायज़ बात है, जो भी ये बताते हैं उनकी मांग भी माने। एक तो डाका साहब आपने बताया कि वो जो आपका एक्ट बना था 1995 में, जिसकी लड़ाई आपने लड़ी के 2016 में उसको लागू करवा दिया लेकिन नहीं हुआ, उसके अलावा आपकी क्या मांग है? हमारी जैसे एक्ट की मांग ये है, 17 में जैसे हमारे को उन्होंने एक्ट बनाने की बात आई, तो हम वहाँ अफसरों के पास, अधिकारियों के पास गए, तो हमें क्या मिला कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। हमने उनको बोला कि अगर आपके पास स्टाफ की कमी है तो हमारे विकलांग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आप उनको DC रेट पर रख लो और आपका काम चल जाएगा। तो फ्री भी हम काम करने के लिए तैयार हैं, अगर हमारा एक्ट आप बनवाते हो तो जितनी हेल्प हमारे से मिलती उतनी ले लो, हम फ्री में भी कर देंगे। अच्छा, उसके बाद में 2017 बीत गई, फिर हमें 2018 में करनाल में फिर कदम उठाना पड़ा, यही कदम जो आज हम उठा रहे हैं गोहाना के अंदर। वहाँ वो हमारा धरना चला था 86 दिन। उसमें सरकार के साथ CM साहब से हम बीच में मिले। हमारा एक कमिश्नर हुआ करता है हैंडीकैप्स का, आजकल वो दिनेश शास्त्री जी, आजकल वो खाली है सीट, वो नहीं भर रहे, उसके लिए भी हम बार बार लिख चुके हैं। उसके बगैर भी हमें विकलांगों को मान लो कोई दिक्कत होती है तो हम समस्याएं किसके सामने रखें। हमारी समस्या सुनने के लिए एक कमिश्नर बैठाया था, वो भी हटा रखा है, वो अभी सीट खाली है। और इसके अलावा जैसे फिर 2018 में सरकार ने हमारे को कहा कि आपका एक्ट मतलब तैयार हो गया है और ये हो टाइम दिया, तो हमने फिर ये कह दिया कि हम अपना धरना जब समाप्त करेंगे, जब हमारे को हमारा एक्ट मिल जाएगा और हमारी जो मांग है वो पूरी हो जाएंगी। तो सरकार ने हमारे को कुरुक्षेत्र में कृष्ण बेदी समाज कल्याण अधिकारी ने डेट दी और वहाँ आए, उसमें वो लेकर आए लेटर 10-12 डिपार्टमेंटों के। उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई ये डिपार्टमेंट में ये काम आपके लिए भेज दिया, 15 दिन में अर्जेंट मतलब इस पर कार्रवाई करी जाए। तो इस तरह के वो लेटर दे गए, उस पर मतलब उसमें हमारे को वो भी एक ट्रॉफी थी कि वो सिर्फ कार्रवाई के लिए भेजा था, उसमें फाइनल कार्रवाई नहीं थी, तो हमें उस पर धरना उठा लिया। फिर 2019 का साल भी ऐसे निकाल दिया, हमने उसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया। अफसरों से मिलते रहे, सरकार से मिलते रहे, CM से मिलते रहे और वो ये कहते रहे नहीं आपका हो जाएगा, लेकिन उसका क्या हुआ, वही -0। मतलब एक्ट को कोई समझ ही नहीं रहा। पुलिस डिपार्टमेंट में जहाँ तो नहीं बेरा उन्हें बेचारा नो एक्ट हुआ कि है, कापी किताब काट के देखा, उन्हें देख के फिर नहीं कहते यहाँ इंग्लिश में लिख रखा, हमने पढ़ने नहीं दे क्यों आधे नकल मार के पढ़ रहे, हाथ 10वीं के पास 11वीं पास वो प्रमोशन हो गए, ऐसे 4 बन रहे हैं। उसके बाद में
एक्ट जब बन रहा है तो ये हमारी मांग है कि जो आपने एक्ट बनाया था उसको धरातल पर लागू करो। हर डिपार्टमेंट, हर अधिकारी, हर कर्मचारी को ये पता होना चाहिए कि हमारा एक्ट कैसे है। जैसे SC का एक्ट है, महिला एक्ट है, दूसरे वर्ग का एक्ट है, इसलिए हमारे एक्ट की भी जानकारी सबको होनी चाहिए। एक तो ये है हमारी मेन मांग। दूसरी मांग हमारी ये है, जो 3% का कोटा पहले सरकार ने दे रखा था, उसका बैकलॉग आज तक खाली पड़ा है, वो नहीं भर लिया। और दूसरा उन्होंने 1% हमारे को बढ़ाया, मतलब हमारे साथ एक मजाक किया है, क्योंकि उसके साथ में 22 कैटेगरी बना दी आज उस विकलांग। तो हमें क्या मिला 1% में, और फिर वो भी मिला है तो भर नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमारा बैकलॉग भी पूरा करो और जो वर्तमान में जो सीटें हैं वो भी भरो। लेकिन सरकार सरकारी डिपार्टमेंटों को तो बंद करने जा रही है, प्राइवेट सिस्टम बनाती जा रही है, चाहे वो रोडवेज है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे कोई डिपार्टमेंट है। तो उसमें विकलांग ने ठेकेदार लेता नहीं, DC रेट पर हमने लेते नहीं, तो हमें हमारा कोटा मिलेगा कि तो हम दिल्ली जाना पड़ेगा या हमें दूसरे देश में जाना पड़ेगा? हमें कोटा कहाँ मिलेगा? कोटा तो यहीं मिलना है ना, कोटा तो यहीं मिलना है ना। तो वो लेगा क्यों? ठेकेदार भी अच्छे खासे आदमी को लेगा। और ठेकेदार की प्रक्रिया जो है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो वहाँ भी हमें जीरो। उसके बाद में शिक्षा का मैटर है, जब जाति विशेष, वर्ग विशेष को शिक्षा में फ्री शिक्षा है, किताब, ड्रेस, सब कुछ फ्री है, लेकिन विकलांग को क्यों नहीं? विकलांगों के लिए स्कूल क्यों नहीं? हमारी डिमांड है कि विकलांगों की सुविधा के मुताबिक उनको जैसे भी जिस हिसाब का विकलांग है उसको शिक्षा का उसका प्रावधान सरकार का हक बनता है, सरकार उसको दो, संस्थाओं के माध्यम से दो या सरकार के स्कूलों के माध्यम से दो। जब हमें शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम पोस्ट पर किस पर जाएंगे, क्या पोस्ट मांगेंगे? और पीछे एक विकलांग था, आपने तो ज़्यादा पता होगा, इस लाइन के हो आप, एक IAS अफसर ने टेस्ट पार्ट दिया था, उसको ज्वाइनिंग कराने ना कर दिया था। तो हमारा कानून किस बात का? फिर हमारे को कोटा किस बात का? जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस बंदे ने IAS जो था उसने नौकरी ज्वाइन करवाई। तो इसी तरह का हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। बस पास वाला मैंने बता ही दिया आपको, मतलब सरकार ने जो मैं बताया उसमें थोड़ी बात और रह गई थी। 70% विकलांगता पर उन्होंने हाँ भरी थी, 60 पे आगे थे, प्रोसीजर के लिए फाइल भेज दी, लेकिन वो फाइल बंद कर दी। मतलब हमारे को ये नहीं बताया कि आपकी वो फाइल बंद होगी। हमने जब पूछा, मगर आपने हमारे को बताया क्यों नहीं? हम सरकार से दोबारा इस बात को उठाते। तो वो पेंडिंग पड़ा है मामला यूँ ही। वो पर जो प्रोसीजर में जो एक बार फाइल जाएगी वो बंद हो जाएगी, तो वो अधिकारी करें, फिर उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मगर सरकार तो मांग सकती है, सरकार को बताते हैं हम। तो ये हमारा रोडवेज अच्छा, रोडवेज के अंदर एक जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते हैं एक सीट रिजर्व है हैंडीकैप की। पहली बात तो उस पर कोई बैठना पसंद नहीं करता, दूसरा आदमी पता है कि कोई न कोई विकलांग आएगा उठा देगा। और बाय द वे कोई बैठ भी गा, चाहे कौन पढ़ो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बाहर का हो, चाहे वहाँ का हो, वो देखते ही उठ लेता है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान है या फिर ये हरियाणा हिंदुस्तान का हिस्सा, इसमें तो हर किसी में अहंकार इतना है और मरोड़ इतनी है, कानूनबाज इतने हैं कि मतलब उसको हमदर्दी से मदद करने के बजाय उसके ऊपर तर्क वितर्क और उसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जो सीट दे रखी है, सीट दे नहीं रखी। अच्छा है ही नहीं जो विकलांग क्या, हम बार बार कह चुके और सरकार ने कह दिया कि सीट रिजर्व। जैसे महिलाओं की सीट 15 रिजर्व कर रखी है, कंडक्टर की न्यारी रिजर्व कर रखी है, MP MLA की न्यारी रिजर्व कर रखी है। क्या दिव्यांग का राइट नहीं उस बस में अगर वो चढ़े तो उसको मतलब सीट मिल जाए? दूसरा जो प्राइवेट बस है या रोडवेज बस है, वो क्या व्यवहार करते हैं? जैसे पहले स्कूल के बच्चे हुआ करते, जब हम पढ़ा करते उस ज़माने की बात है। आज तो थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, क्योंकि आजकल तो बस डायरेक्ट ले जाने लग गई, सरकारी बसों का चांस कम रह गया। तो वहाँ देख कर सवारी नहीं लोग क्या करते, बस स्कूल के बालक खड़े आगे पीछे सवारी उतारी भाग गई। अरे तो कहीं विकलांग या बूढ़ा खड़ा दिख जाए, क्योंकि बूढ़ा को भी सब्सिडी दे रखी है और विकलांग को भी समझ गए, चाहे उसका पास सकना 100% का है, चाहे हमारे जहाँ खड़ा नहीं दिख गया थोड़ी लिया खड़ा विकलांग है, बस ना का अगर रोक देगा कि पीछे रोक देगा, इतने बस के नज़दीक जाएंगे इतना बस ली जाएगी। अगर बाई दावे किसी तरह से आप जैसा कोई मदद कर दे, हम बस में चढ़ जाए तो बस के अंदर पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। पास बनवा रहा है, कहता है तेरा पास पुराना हो गया। किसी को कहता है कि मतलब ये तो तेरा झूठा बनवा रहा है तुम। अभी ताज़ी खबर है एक आपको मैं बताऊँ, एक जोड़ी गांव का लड़का है, आंखों से अंधा है, भीम नाम है उसका। तो उसके साथ बस वाले ने इतनी बदतमीजी करी, यमुनानगर डिपो का था, उसका पास भी खोस लिया और उसको धक्के भी मारे, उसको पता नहीं क्या क्या सुनाया हुआ, संभाल के से लेकर मतलब वो यहाँ तक आया था मुरथल तक। तो उसके बाद में उसकी कार्रवाई के लिए लिखा, तो उस पर कार्रवाई करी ना करी, फिर उसके घर आकर वो समझौता कर गया हाथ पाँव जोड़ कर। तो आप ये देखो मतलब कितनी बदतमीजी होती है विकलांग के साथ में, गलत है। हाँ जी, जो समाज में जो ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है गलत है। वो इतना ही कह सकते हैं कि भाई आपने टिकट ले लो। हाँ टिकट ले लो, ये कहने का तो अधिकार नहीं है कि तू बस से नीचे उतर ले पढ़ ले। एक तो उनका उतर ले पढ़ ले,
घर तक आ जाए हैं कि जागा मोड़ बना होगा कि खरीद के लिया होगा, मतलब वही याद की इतनी बातें करते हैं जिसको सुनकर हर किसी का मतलब रोना आ जाए हर किसी को। और फिर दूसरे लोग जो तमाशमीन बन जाते हैं उस बस में, भरी बस में, ये नहीं कहने वाला होता को ओ भाई तू क्या कह रहा है, ये यह पाइज आदमी है यार, कुछ तो शर्मा ले, सीट तो देनी दूर की बात है, इतनी हेल्प के लिए भी नहीं बोले कि तू कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो ये हमारे साथ बदतमीजी होती है। फिर हमारा जैसे नौकरी है, कोटी की बात आ गई, फिर नौकरी में भी हमारी एक डिमांड है कि भी विकलांग से जो ज्वाइनिंग करवा दी, नौकरी दे दी, तो उसको नज़दीक का स्टेशन दे दो उसकी सुविधा के मुताबिक। लेकिन वो भी जी आज भगा दिया, उन्होंने अपने चाहते अपने रिश्तेदारों को या लेने देगा जो कोई स्टेशन ले रहा है उसको बैठा दिया, विकलांग के कहीं पड़े हो, चाहे उसको कितनी दिक्कत होती हो, उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं। उसके बाद में फिर आ जाओ अब जैसे BPL कार्ड है, रिहायशी मकान है, स्वयं रोजगार का लोन है, वो सुविधाएं आम आदमी को, जाति विशेष को, वर्ग विशेष को सरकार ने दे रखी है। लेकिन विकलांग मांग रहा है कि भाई हमें रोजगार करने के लिए पैसे दो। अगर सरकार ने 50,000 की 1 लाख की घोषणा काफ़ी दिन से कर रखी है, लेकिन जब लेने के लिए जाते हैं तो तरह तरह के धक्के खुआते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें उठाते हैं। और सरकार ने भी एक कंडीशन बना रखी थी कि भाई विकलांग को लोन दे रहे थे सरकारी गारंटर दे। आप ये बताइए को जो आदमी 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपया, लाख रुपये तनख्वाह लेता होगा, वो विकलांग की मदद के लिए उसका गारंटर बन जाएगा 50,000 रुपये? कोई खास बात नहीं है उसके लिए। अगर विकलांग ना भी भरे तो भरते जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। हूँ भी तो लोग जब ब्याह शादी में वो पटाखे मरदारू में भी तो उड़ाते हैं, लेकिन वो तो अपनी उसकी हमदर्दी और उसकी अपनी तमन्ना और इच्छा की बात है। तो उनके साथ वो मतलब लोन पर लिए आम आदमी को तो सब्सिडी भी मिलती है, ब्याज भी कम है और लंबे समय में छोटी किस्त में मिलता है। और विकलांग को लोन लेने से पहले गारंटर की डिमांड है कि सरकारी गारंटर दो देना पड़ेगा। अगर जो उससे ज़्यादा लोन लेने की हम चेष्टा रखते हैं तो सुविधा सारी दिखाओ देखो, लेकिन उसकी रेंट दिखाओ, कुछ न कुछ ज़मीन है, मकान है, प्लाट है, वो रेंट करो जब उसको मिलेगा, जबकि बाकियों को नहीं मिलता। तो विकलांगों के साथ ये दुर्व्यवहार नहीं तो और क्या है। तो ये सभी आपकी मांग है। अब अगर मैं बात करूँ धरने की, तो आपके धरने के आस-पास के विकलांग है तो वो यहाँ पे आए बैठते हैं, तो आने जाने में कितनी समस्याएं होती हैं? समस्याएं तो जहाँ पर गरीब आते तो आपको दिखा देते, ऐसे विकलांग हैं जो अंदर नहीं आ सकते, सड़क पर से उठा के लाने पड़ते हैं। और मतलब यहाँ से ले जाकर सड़क पर किसी ऑटो में या रिक्शा में वो सामान धरा करें जो उधर के आने पड़ते हैं। ये आप उन ताज़ा ला लियो कितनी दिक्कत होती होगी। एक जो आदमी आँखों से ब्लाइंड है, जैसे वो आएगा आने लग रहा है, बुनियाद से है, उसके ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, उसको गांव में परेशान भी करते हैं। कई बार उसकी 1-2 समस्या हमने यहाँ बैठ कर सुलझाई है। और वो बंदा ये आप लगा लो 100% विकलांग है तो उसको आने जाने में कितनी दिक्कत होती होगी। बस वाला देखेगा उसने वो बैठा हुआ नहीं, कोई ऑटो वाला और सोचेगा इस पर भाड़ा लेगा, वो अभी मतलब ये देगा नहीं, विकलांग है और कैमरा से करा पाओगा नहीं पाओगा, तो उसको को बैठाना ठीक नहीं समझे। और उसके साथ में जो बदतमीजी हुई थी, दारू पीकर उसकी खाट पलट दी। बताइए आप, विकलांग के साथ ये मतलब भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है, उससे बड़ा क्या मजाक करेंगे भद्दा। उसकी भी पुलिस थाने में दरखास्त दी, उसके बाद उसको मतलब जैसे पुलिस वाले ने डांटा साटा उसका समझौता करवा दिया कि आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ऐसी मतलब समाज भी हमारे प्रति ऐसा कर रहा है, सरकार भी ऐसे ही कर रही है। अब अगर बात करें हैं आपके न यहाँ बैठे न 87-88 दिन हो गए और अब तक आपकी सुनवाई नहीं हुई है, अब आगे का आपका क्या प्लान है? हमारा आगे का ये प्लान है, जैसे सरकार को हमने बताया था, हम धरने बैठे, शांति प्रिय तरीके से बैठे, हमने कोई शरारत नहीं करी। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, हमने दिन रात का कर दिया। इस दिन रात में को ठंड में को मर गया और मर गया, तो ये भी मतलब पता नहीं सरकार तो कुछ देगी ना देगी, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, आप देख रहे हो। तो और बाकी 25 तारीख तक का हमने अल्टीमेट भी दिया सरकार को कि 25 तारीख तक अगर सरकार हमारी बातें नहीं मांगेगी तो फिर हम सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अगर सांकेतिक भूख हड़ताल पर भी सरकार ने सब्र नहीं आया तो आम अनशन भी हम बैठेंगे, हम अनशन भी करेंगे, उसके लिए भी बैठेंगे। अगर जान भी चली जाएगी 1-2 आदमी कोई बात नहीं, क्योंकि इस देश का रिवाज है, सरकारों का भी एक रिवाज है, रीति रिवाज है, जो अगर मरने के बाद मतलब 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन जिंदे जी 100-200 400 रुपये मतलब उसको नहीं दे सकते। अभी ताज़ी खबर है, हमारे बराबर में PTI मास्टर बैठे हैं जो सरकार ने निकाले, कोर्ट ने निकाले, उनका मैटर और सरकार का मैटर है। इनका एक आदमी मर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके घर जा कर के सांगवान जो MLA हैं रिवाड़ी के, उसके घर जा कर के 6 लाख रुपये दिया है और उसके 2 बच्चों को रोज़गार देने की भी गारंटी दिया है और बाकियों को भी रोजगार आ गई। यही जरूरी था कि मतलब अगर 1-2 मरना था तो पहले ना मार देते, आपस में मार देते, ये मर जाता, कोई एक उनको रोजगार मिल जाता, उनके परिवार को भी रोजगार मिल जाता। हम अगर पहले ही घोषणा कर दें तो जो बच्चे हैं उनके सर पे से उनके बाप का हाथ तो नहीं जाता। वो 6 लाख उनका क्या काम आएंगे, उनके ऊपर जो छतर छाया थी, जो उनकी वो छत चली गई, वो छत तो चली गई।
तो ये मतलब इस तरह की प्रवृत्ति सरकार की हैं। कोई भी मैटर है, चाहे हमारा भी मान लो, जब हमारे को मतलब जो नौकरी लगा रहे हैं तो हमारा कोटा में देना। इसी तरह आप देखते रहिए STN 24 हरियाणा। मैं ऋषिकेश स्वामी दोबारा फिर आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद। आपकी सेवा मेरा धर्म। जिला परिषद सोनीपत से युवा, शिक्षित और मेहनती उम्मीदवार, आपका भाई, आपका बेटा, एडवोकेट विजय वशिष्ठ। साई इंस्टीट्यूट, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। हमारा पता है GV अस्पताल के पास, सांपला रोड, खरखौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। संपर्क करें 9518655301 और 9518161500। आपने देश परदेश की खबरां तक जुड़े रहन खातर सब्सक्राइब करियो आपने न्यूज चैनल हरियाणा टुडे न्यूज न। अगेला एक घंटी के बटन न भी दाब दियो ताकि हमारी सारी खबरा का नोटिफिकेशन सब तक पहला थाम न मिल सके।